हेलो एस्पिरेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और आज हम बजट कंप्लीट करेंगे। आर्थिक ही हमने शुरू की है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे याद नहीं होगा। आप अच्छे से ध्यान से देखना और अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार में याद हो जाए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान 2024 से 25। 30 मई 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थिर, जो कि स्थिर वर्ष हमारा 2011 से 12 है, और वर्तमान कीमतों पर जो कि 24-25 है, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। साथ ही वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए भी GDP का अनुमान जारी किया गया है। 2024-25 में GDP वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। इसको अच्छे से याद रखना। GDP की कितनी वृद्धि दर की करिए? 6.5% अनुमानित है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP की वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। तो आप याद रखना, 24-25 के लिए 6.5, 23-24 की 9.2, ये वास्तविक GDP है और वो GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। 2024-25 में नाममात्र GDP वृद्धि दर 9.8% दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह 12% दर्ज की गई है। इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रखना, 6.5% GDP वृद्धि दर अनुमानित की गई है। स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.76% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक GVA में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसको याद रखना। GVA में क्षेत्रवार संरचना की वृद्धि दरें भी देख लेते हैं। तो चालू कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, खनन, उत्खनन आदि आते हैं, तो उसमें उसका चालू कीमतों पर 2024-25 के लिए 9.5% वृद्धि दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र में 7.2% और तृतीय क्षेत्र में 10.6% की गई है। तो आप याद रखना, तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा है और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में और फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि के संबंध में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो आप इसको याद रखना, एक बार देख लो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कल्याणकारी दक्षता में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि DBT के माध्यम से सब्सिडी आवंटन कुल सरकारी व्यय के 16% से घटकर 9% हो गया है। जो हम DBT के थ्रू अब जो पैसे देते हैं उसमें कमी हुई है, जो कि सरकारी व्यय में 16% हो जाती थी, अब जो कि घटकर 9% हो गई है। सिर्फ इतना याद रखना, मतलब घटौती हुई है इसमें। यह सूचकांक वर्ष 2014 में 0.32 से लगभग 3 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 0.91% हो गया है, जो प्रभावशाली और समावेशन दोनों में वृद्धि को दर्शाता है। इसको याद रखना, 3 गुना बढ़कर हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, जो कि अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे गैर कॉरपोरेट असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति ऋण उपलब्ध कराना है। तो बस याद रखना, अप्रैल 2015 में जारी हुई थी असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के लिए। तो इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए चर्चा में आई है। तमिलनाडु राज्य ने सर्वाधिक ऋण वितरण दर्ज किया है DBT के थ्रू, और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और कर्नाटक का स्थान तीसरा है।
इसको याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। सेवा, सुशासन, गरीबी कल्याण के 11 वर्ष। भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अप्रैल 2025 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में नीति आयोग के अनुसार भारत वर्ष 2025 में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत घरेलू सुधारों और वैश्विक स्थिति से प्रेरित है। तो आप याद रखना, आप लोग इतना याद रखना कि IMF ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें वास्तविक GDP 6.5% की दर से बढ़ रही है और ये तीन गुना अधिक बढ़ी है सांकेतिक GDP के हिसाब से। तो याद रखना, IMF ने भी 6.5% की GDP वृद्धि दर बताई है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है भारत को। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है और 2023 तक 7.3 ट्रिलियन $, के अनुमानित GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। IMF ने ऐसा बोला है कि 2023 तक भारत शायद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वर्तमान में चौथी है। सेवा क्षेत्र में GVA में सबसे स्थिर योगदान बना हुआ है। बस इतना याद रखना, डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। कर राजस्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। 2026 के लिए कर GDP अनुमान 12% रहने का अनुमान है। भारत के कुल निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 2024-25 में 825 बिलियन $, है। तो याद रखना 825 2024-25 में कुल निर्यात। सेवाओं का निर्यात दोगुने से भी अधिक हो गया है, तो इसको भी याद रखना। भारत ने निर्यात में उछाल, इसके शीर्ष 3 निर्यात क्षेत्र हैं जिसमें भारत ने निर्यात सबसे अधिक किया है, तो वो है इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स द्वारा प्रेरित है। तो आप इनको याद रखना, इंजीनियरिंग सामान भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। इंजीनियरिंग वस्तुएं में जिनको निर्यात करता है, USA पहले स्थान पर है, UAE दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर सऊदी अरेबिया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सबसे अधिक UAE को देता है, संयुक्त अरब अमीरात को, और सेकंड पे अमेरिका को देखता है। तो इसमें याद रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स मात्रा के संदर्भ में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ये भी याद रखना, तीसरा स्थान है भारत का ड्रग्स के मामले में। 2030 तक 130 बिलियन $, और वर्ष 2047 तक 450 बिलियन $, तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह 84.84 बिलियन $, रहा। पिछले 10 वित्तीय वर्षों में FDI प्रवाह 667.74 बिलियन $, रहा। यह पिछले 24 वर्षों से दर्ज कुल FDI का लगभग 67% है। मतलब इस बार इतना आप याद रखना कि FDI में कमी दर्ज की गई है, तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो याद रखना FDI में कमी हुई है 24-25 में। FDI 90% से अधिक FDI इक्विटी प्रवाह स्वचालित मार्ग के तहत होता है। तो आप इसको याद रखना, 90% से भी अधिक स्वचालित मार्ग से होता है FDI, और गैर स्वचालित मार्ग से 10% होता है, याद रखना। 6.3 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ MSME क्षेत्र रोजगार सृजन और उद्यमिता में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे याद रखना, कृषि के बाद दूसरे स्थान पर MSME है, जो कि रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अब बजट स्टार्ट करते हैं।
ये आप देख लीजिए यूपीआई, ये वाला यूपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन पूछा था कि यूपीआई की सुविधा कौन कौन से देश में है भारत की तरफ से। तो आप याद रखना, वर्तमान में यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में किया जा रहा है यूपीआई के थ्रू, और रुपए कार्ड डिजिटल, और रुपए कार्ड के जरिए यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस में सब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बार अपने से देख लीजिए, याद रखना, यूपीएससी ने पूछा है तो हो सकता है पीसीएस में भी, आरओ में और पीसीएस में भी पूछा जाए, तो आप याद रखना। यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। रुपए कार्ड का यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस में इस्तेमाल हो रहा है। चलिए केंद्रीय बजट शुरू करते हैं 2025-26 का। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन "कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है", इसका प्रयोग किया है प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने। तो बस याद रखना, इस बजट में सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्र के संतुलित विकास का भी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख भी किया है। उसको देख लेते हैं एक बार। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर में स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाएं, किसान। तो आप याद रखना, इनको केंद्र में रखा गया है। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है, जो 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला है। तो इसको याद रखना, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी, और इसको 10 व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखना, कृषि, ग्रामीण संपन्नता, समावेशी प्रगति, विनिर्माण को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया जिसके तहत आता है, एमएसएमई को सहायता देना, रोजगार के लिए विकास को समर्थन देना, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। तो एक बार देख लेना, बस याद रहेगा आपको ऐसे ही। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इसका उद्देश्य है, तो वो 6 क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कराधान है, ऊर्जा क्षेत्र है, शहरी विकास है, खनन है, वित्तीय क्षेत्र है और विनियामक सुधार है। तो आप याद रखना, केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में, विकसित भारत को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। तो ये आप याद रखना इसको। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। आप जितने भी स्कीम्स हैं, जो भी बजट में जिनकी घोषणा करने का बोला गया है, उनको याद रखना, एक जगह नोट डाउन कर लेना, या क्योंकि पूछता है, 2-3 बार पूछा गया है आरओ में भी, पीसीएस में भी, कि बजट में कौन सी योजनाओं की घोषणा हुई है या पहले कौन सी आई हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखते रहना कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं या होंगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई, औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कितने जिले शामिल होंगे? 100 जिले शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसको भी याद रखना। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें भी 100 को शामिल किया जाएगा, इसमें भी 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कृषि से संबंधित 2 योजनाएं हो गई हैं, धन धान्य और ग्रामीण संपन्नता। ग्रामीण संपन्नता कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष जोर दिया जाएगा। तो इसको याद रखना। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ। तो इसको भी याद रखना, दलहनों से में आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी भी शुरुआत होगी। इसमें तीन दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तूर, उड़द और मसूर।
मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। तो मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। बिहार में ही किसी मखाने को जीआई टैग भी मिला था, तो याद रखना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य हो गया अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास प्रचार करना। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। तो आप बस देख लेना एक बार, याद रहेंगे आपको स्टेटमेंट में दिया। तो भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश है। तो याद रखना, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, बस इतना याद रखना। कपास उत्पादकता मिशन, उसकी भी घोषणा की गई है कपास कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इस पंचवर्षीय मिशन में कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। तो इतना भी याद रखना, कपास की लंबे रेशे वाली किस्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 4-5 मिशन हो गए, याद रखना। कपास उत्पादकता मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ये 6 वर्षीय कार्यक्रम है। तूड़, उड़द, मसूल को विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण संपन्नता मिशन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें भी 100 जिले शामिल होंगे। इसमें भी पहले 100 जिले शामिल होंगे प्रथम चरण में। तो अब कृषि क्षेत्र हमारा हो गया है। एक ये और पॉइंट है, देख लीजिए। अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को जो अल्पकालिक ऋण मिलता था, पहले अल्पकालिक ऋण 3 लाख था, तो अब 5 लाख कर दिया गया है। तो पूछ सकता है, याद रखना। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के हेतु नामरूप असम में 12 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें इतना याद रखना, नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा एक संयंत्र यूरिया की आपूर्ति के लिए। दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई। तो अब इसको देखते हैं। दूसरा शक्तिशाली मिशन बताया गया है एमएसएमई को बजट में। देश के निर्यात में 45% का योगदान कर रहे हैं ये क्षेत्र। तो याद रखना, कितना योगदान कर रहे हैं? 45% का। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना से और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। तो एक बार हम इसको देखते हैं। सूक्ष्म उद्यम है जो वर्तमान में 1 है, संशोधित करके 2.5 किया गया है। लघु उद्यम में निवेश 10 से बढ़ाकर 25 किया गया है। मध्यम उद्यम में 50 से 125 किया गया है। कारोबार में 5 से 10 किया गया है। लघु उद्यम में 50 से 100 किया गया है। मध्यम उद्यम में 250 से 500 किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, वैसे ही याद आ जाएगा। हम इसको देखते हैं। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। बस इतना याद रखना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए गए हैं। ये पहले भी पूछा गया है, तो हो सकता है पूछा जाए। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किए गए हैं, ये याद रखना। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक की साबित ऋण दी जाएगी। ये सबके लिए नहीं है, जो उत्तम तरह से चल रहे हैं निर्यातक एमएसएमई के लिए दी गई है बस। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों हेतु 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। इसको याद रखना। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए नए उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का साबित ऋण उपलब्ध होगा इन SC ST और महिलाओं के लिए। तो उनको 2 करोड़ तक
तक का साबित ऋण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो आप याद रखना, ये 2-3 योजनाएं हो गई हैं एमएसएमई में। मेक इन इंडिया को बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण की स्थापना की जाएगी। तो अब इसको भी याद रखना, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। मेक इन इंडिया कब आया था? 2014 में। इसको याद रखना। अब हो गया। और एक पूर्वोत्तर में सरकारी प्रतिबद्धता के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, पूर्वोदय के तहत जो है बिहार में करा जाएगा इसका स्थापना। तो ये 3-4 मिशन है एमएसएमई के तहत स्थापित किए गए, इनको भी याद रखना, सुन लेना कम से कम। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे इंजन के रूप में निवेश को देखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा तीसरे इंजन के रूप में निवेश को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, सरकारी स्कूलों में की जाएगी 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। तो कितनों को किया जाएगा? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य, धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई थी। अब 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो उन 3 में से एक की जाएगी, याद रखना। कब घोषणा की गई थी? 2023 के बजट में। और इस बार के बजट में एक की स्थापना की जाएगी शिक्षा हेतु, 500 करोड़ का व्यय है उसमें। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा। तो याद रखना, बजट की योजना है ये, उच्च शिक्षा के से संबंधित है। बजट में पूंजीगत व्यय और सुधार के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्षों की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के लिए 2025 से 30 तक के लिए द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। तो ये दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना है, 5 वर्षों के लिए अगले के लिए शुरू किया गया है। प्रथम जो परिसंपत्ति योजना शुरू की गई थी वो 2021 में की गई थी, तो ये याद रखना। 2019 में 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया जा रहा है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने हेतु बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को, जिससे 100% कवरेज हासिल किया जा सके। जुलाई 2024 के बजट में घोषित, जो कि अंतरिम बजट था, विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। तो याद रखना, 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी इन चारों के लिए। सरकार के ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। याद रखना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, इसकी बजट में घोषणा की गई है, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें,
और किसके लिए किया जाएगा? लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए। एक परमाणु ऊर्जा मिशन है ये। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक केंद्र सामुदायिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। तो उसको याद रखना, पत्तन और निजी क्षेत्रों से ली जाएगी, ना कि राज्यों से। तो हो सकता है पूछ ले किन किन के बीच इसका अंशदान है, तो याद रखना इसको, सामुदायिक विकास निधि। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजनाओं और संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगा। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों एवं निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। तो याद रखना, ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, एक डिजिटल संग्रह भी स्थापित किया जाएगा। आप लोग अच्छे से कर लेना, ये थोड़ा मुश्किल होता है और इसमें वक्त भी लग जाता है, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। पर इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में ही आपको बता रही हूँ, तो आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और इससे पहले हमने कवर कर लिए हैं 3 टॉपिक, और ये होने के बाद हम यूपी स्पेशल एंड देन जो संक्षिप्तियाँ हैं उनको कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम को 15 दिन बचे हैं, 15 से भी कम है शायद, तो आप बता देना, मैं आपका कवर करा दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। चौथे इंजन के रूप में निर्यात। क्षेत्रीय मंत्रालय लक्ष्यों के लिए के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। तो याद रखना, निर्यात संवर्धन मिशन, इसके लिए भी शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। तो भारत ट्रेड नेट भी याद रखना। बजट में बीमा क्षेत्र के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब 100% तक FDI कर सकते हैं बीमा क्षेत्र में। पूछ सकता है सभी में कर सकते हैं, नहीं, तो सिर्फ बीमा क्षेत्र के लिए ये घोषणा की गई है। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। किसके लिए? राज्यों के लिए। सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों और गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। तो याद रखना, जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में 60 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 2023-24 के बजट में हटाई गई 60 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार। और 2014 के तुरंत बाद शून्य का स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था, जिसे 2019 में पुनः बढ़ाकर 5 लाख किया गया था और 2023 में 7 लाख किया गया था। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी।
तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना। अभी जो हमारी कर व्यवस्था है उसके अनुसार हम 4 लाख रुपए पे जीरो टैक्स देते हैं, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक के पर 5% के कर देते हैं। तो आप याद रखना, आपसे 12 लाख से हम देंगे तो 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक के लिए 20%, 20 से 24 तक के लिए 25%, 24 से ऊपर होगा तो उसके लिए 30% कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट के कुछ और भी तथ्य हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2025-26 में लगभग 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। याद रखना है इसको। 2025-26 के लिए राजस्व घाटा 1.5% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा याद रखना और इसकी राशि भी याद रखना, 35.6 के अराउंड ऐसे कुछ है, इतना याद रखना है। व्यय के संगठक 2024-25 के कुल परिव्यय आप बस इतना याद रखना, राजकोषीय घाटा 4.4% अनुमानित है जीडीपी का। राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा 4.4%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, प्राथमिक घाटा 0.8%। तो आप याद रखना, राजकोषीय घाटा तो याद ही रखना 4.4%। और इसकी राशि भी याद रखना। चलिए व्यय के संगठक देखते हैं। सबसे ज़्यादा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। दूसरे स्थान पर ब्याज अदायगी है। 16% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जो कि तीसरे स्थान पर आता है। रक्षा का याद रखना, रक्षा पर 8% व्यय किया जाएगा। बहुत बार पूछा गया है। वित्त आयोग भी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार यूपीएससी में वित्त आयोग से पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखना 8% खर्च किया जाएगा। पेंशन पे 4% खर्च किया जाएगा। और प्राप्ति के स्रोत देखते हैं। सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयता से मिलेगा। निगम कर से 17% मिलेगा। आयकर से 22% मिलेगा और जीएसटी से 18% मिलेगा। तो आप याद रखना, आयकर से, इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो उधार एवं अन्य देयता है ऑप्शन में नहीं रहता है, तो आयकर आप याद रखना। आयकर पे पहले पे है, दूसरे पर जीएसटी, तीसरे पर निगम कर। ज़्यादातर इनकम और निगम कर सेम ही रहता था, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस रहता है और अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप याद रखना। और इसकी बजट राशि ज़रूर याद रखना, 50,65,345। प्राप्ति और व्यय दोनों का सेम ही है, तो याद रखना 50,65,345। चलिए आगे देखते हैं। बजट का सार देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ याद रखना 34, इतना याद रखना, आपको ऑप्शन में समझ आएंगे और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजकोषीय घाटा की याद रखना। शिक्षा पर याद रखना 1,12,08,650 रुपये खर्च किए जाएंगे। पेंशन पे 27,000 के राउंड खर्च, 27 लाख के। परिवहन का याद रखना, परिवहन पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है इस साल, तो याद रखना 54,08,649। राशि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना सबसे ज़्यादा परिवहन पे खर्च किया जा रहा है। दूसरे स्थान पर रक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। पेंशन पे 3rd नंबर पे किया जा रहा है। शिक्षा की याद रख सकते हैं, शिक्षा पे पहले पूछा गया है, तो याद रखना 12,08,650 रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य का याद रख सकते हैं, स्वास्थ्य पे 98,311 रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रमुख परियोजनाओं की आवंटन राशि भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा व्यय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे खर्च किया जाएगा, तो ये 2,03,000 के अराउंड है। दूसरे स्थान पर मनरेगा पे खर्च किया जाएगा 86,000 रुपये। जल जीवन मिशन पे 67,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, तो
तो ये याद रखना, जल जीवन मिशन फसल बीमा योजना पे 12,000 के अराउंड खर्च किए जाएंगे। तो आप ये याद रखना डाटा। मंत्रालय का देख लेते हैं। मंत्रालय पर 6.8 लाख करोड़ रुपए के अराउंड खर्च किया जाएगा, याद रखना। 6,81,210 रुपये। ये पिछले वर्ष से 9.53% अधिक है, इसको याद रखना। सर्वाधिक व्यय भी रक्षा मंत्रालय को ही आवंटित किया गया है। रेलवे का याद रख सकते हैं, 25 लाख के अराउंड कुछ है, तो आप याद रख सकते हैं। ये याद रखना, बजट अनुमान 2025-26 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 12 लाख रुपए अनुमानित हैं। 24-25 के बजट के अनुमान से 9.75% अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो निरंतर वृद्धि हो रही है, हर साल हो रही है, तो इसको याद रख सकते हैं ब्याज भुगतान को। बजट। चलिए गाइस, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत ही फैक्ट है, तो आप पढ़ लेना 2-3 बार, आपको याद रहे। एंड प्लीज़ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ। और मैं आपका आरओ के एग्ज़ाम तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोर एरियाज है, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप अच्छे से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।